हेलो स्टूडेंट्स, मैं काजल अग्रवाल आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने स्टूडेंट जंक्शन में। और बच्चों कैसे हैं आप सभी। आज आपको पता है हम क्या लेकर आए हैं। आज की वीडियो का सरप्राइज़ ये है कि आज हम लेकर आए हैं आपके लिए कुछ कीवर्ड्स जो आपकी केस स्टडी सॉल्व करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। बच्चों क्या होता है ना कि आप ये देखते हैं कि भाई इतना लंबा क्वेश्चन है, इतना बड़ा क्वेश्चन है, अब उसको पढ़ते हैं, कई बार क्या होता है कॉन्सेप्ट क्लिक नहीं कर पाता है। तो आज हम आपको सजेस्ट करेंगे कुछ कीवर्ड जिसको देखकर आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ कौन सा फंक्शन है या कौन सा कॉन्सेप्ट है जिसके बारे में बात हो रही है। मतलब केस स्टडी सॉल्व करना आप क्या हो जाएगा, इजी, चुटकियों में करें केस स्टडी सॉल्व। इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन इस वीडियो में है। तो चलिए बिना डिले किए और एक पॉजिटिव सी स्माइल के साथ अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। ये आ गए बच्चों आपके कुछ कीवर्ड्स जिसके बारे में हम आज बात करेंगे कि भाई कौन कौन से ऐसे कीवर्ड्स हैं जिसको देखकर हम इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट है। सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट कीवर्ड से। पहला कीवर्ड क्या है बच्चों, मिनिमाइजिंग दी वेस्ट एंड कॉस्ट। जब भी बात होगी कि वेस्ट को कम से कम कीजिए, रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कीजिए, उनको वेस्ट मत कीजिए और क्वालिटी पर काम कीजिए और कॉस्ट को रिड्यूस कीजिए। जब भी कॉस्ट रिड्यूस करने की बोल रहे हैं या रिसोर्सेज को वेस्ट ना करने की बोल रहे हैं, उनका वेस्ट कम, उनको ऑप्टिमाइज यूज़ करने की बोल रहे हैं, तो वहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट आएगा, वहाँ आता है बच्चों एफिशिएंसी। अब जब भी पूछा गया, जब भी अगर केस स्टडी में लिखा है कि अचीव द गोल ऑन द टाइम, भाई बात किसकी कर दी, टाइम की। बार बार गोल अचीव करने की बात की जा रही है, लेकिन किस पर, एक स्पेसिफिक टाइम पर। तो जब टाइम की बात हो रही है तो भाई इफेक्टिवनेस कैसे पीछे रह सकता है। तो इफेक्टिवनेस, क्योंकि इफेक्टिव टी फॉर टाइम, तो जहाँ भी टाइम आएगा वहाँ क्या आएगा, इफेक्टिवनेस। थर्ड देखिए, क्वालिटी एंड एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है ना और जो एसेंस है, मतलब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसके बिना काम नहीं चल सकता। आप जैसे जानते हैं कि मैनेजमेंट के 5 फंक्शंस हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, कंट्रोलिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग। लेकिन इन सब का भी सबसे बड़ा कौन है भाई, कहते हैं ना इन सब से भी सबसे ऊपर कौन है जो इनको भी मैनेज कर रहा है। ये तो मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं ही, वो है कोऑर्डिनेशन, जो इन 5 फंक्शंस में भी आपस में कोऑर्डिनेशन स्टैब्लिश करता है। तो एक मैनेजमेंट की अगर सेंस पूछा जाए कि कौन सी ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और क्वालिटी पूछी जाए, ये दोनों, तो वहाँ भाई डायरेक्ट आप लिख दीजिएगा कोऑर्डिनेशन की बात हो रही है। फोर्थ देखिए, वन बेस्ट मेथड। यहाँ भी अगर पूछा जा रहा है कि वन बेस्ट मेथड क्या है, आपको पता है जब आपको एफ.डब्ल्यू. टेलर और हेनरी फ्यूल के प्रिंसिपल्स पढ़ाए गए थे तो एफ.डब्ल्यू. टेलर का ये भी बताया गया था कि भाई उनका कहना था कि एक ही अच्छा तरीका होता है किसी काम को करने का। लेकिन हेनरी फ्यूल ने इसका विरोध किया कि नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं है, सिर्फ एक ही तरीका नहीं है, जैसी सिचुएशन होती है उस अकॉर्डिंग आपको अपने तरीके भी बदलने पड़ते हैं। तो लेकिन जो एफ.डब्ल्यू. टेलर थे उन्होंने बोला कि नहीं, एक ही तरीका होता है। इसका मतलब एफ.डब्ल्यू. टेलर किससे थे, साइंस से, जो ये कहते थे साइंस नॉट रूल ऑफ थंब, कि रूल ऑफ थंब को नहीं, सब्जेक्टिव मत हुई है, ऑब्जेक्टिव हुई है। तो जहाँ भी एक ही बेस्ट मेथड बोला जाएगा वहाँ आएगा बच्चों साइंटिफिक प्रिंसिपल। ठीक है। अब देखो प्रोडक्शन लिंक वेजेस, अगर जैसा प्रोडक्शन उस अकॉर्डिंग पे। इससे कुछ याद आ रहा है आपको, इससे याद आ रहा है हमें डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम, जहाँ ये चीज़ बोली जाती थी कि जैसा जैसा काम करेंगे वैसा वैसा पेमेंट मिलेगा। तो यहाँ प्रोडक्शन से जब लिंक कर दिया गया वेजेस को, इसका मतलब बात कर दी गई डिफरेंशियल पीस बेस्ड सिस्टम की। 6 देखो, आई को हटाइए, मैं मत कीजिए, हम पर आइए। ये कौन बोलता था कि ये नहीं कि मैं ही ग्रेट हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, नहीं, हम सभी सब कुछ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ। तो यहाँ मैं की जगह हम, मतलब एक से भले 2, तो 2 भाई किस में आएंगे, टीम को लेकर चलने की, मतलब स्प्रेड दी कॉप्स। तो जहाँ भी बच्चों टीम, ग्रुप, वी, मतलब हमारी बात हो रही है, मैं नहीं, तो वहाँ क्या आएगा, स्प्रेड दी कॉप्स। वहाँ बात हो रही है भाई टीम में, कॉर्पोरेशन की। 7 देखो भाई, सीक्वेंस ऑफ स्टेप, बहुत ईजी। जब आपको बोला गया कि एक स्टेप है, उसके बाद आपको ये करना है, फिर आपको ये करना है, मतलब एक प्रोसीजर फॉलो करना है, तो यहाँ बात हो रही है प्रोसीजर की। और अगर आपको देखिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान, एक ऐसा प्लान, टाइप्स ऑफ प्लान पढ़ाए गए हैं बच्चों, लेकिन जब प्लान में बात हो रही है कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब जो प्लान है वो कॉम्प्रिहेंसिव है नेचर में, मतलब बहुत व्यापक है। और सबसे बड़ा जो व्यापक, सबसे बड़ा जो प्लान होता है प्रोग्राम के बाद, वो होता है स्ट्रैटेजी। तो अगर वर्ड यूज़ कर दिया गया भाई कॉम्प्रिहेंसिव, इसका मतलब बात हो रही है
स्ट्रैटेजी। जनरल गाइडलाइंस, तो जनरल गाइडलाइंस का मतलब है अगर टाइप ऑफ प्लान में अगर ये लिखा हुआ है, आपको बताना है कि कौन सा प्लान है, और वहाँ ये बोल रहे हैं कि भाई जनरल गाइडलाइंस है, एक ऐसा प्लान है ये, तो बात जब जनरल गाइडलाइंस की है जो किसी स्पेसिफिक पर्सन के लिए अलग नहीं है, सभी के लिए एक जैसी हैं, तो अगर जहाँ भी दिखेगा जनरल गाइडलाइंस मतलब बात किसकी हो रही है, पॉलिसी की, और अगर कॉम्प्रिहेंसिव प्लान है तो किसकी बात हो रही है, स्ट्रैटेजी की। बेस्ट वे ऑफ डूइंग थिंग्स, बेस्ट तरीका क्या है। आपने ये बोला कि भाई मैगी मुझे बनाना आती है, मैं तो इस तरीके से बनाती हूँ, फिर आपने बोला कि नहीं ये नहीं, अगर 2 मिनट वाली मैगी है ना, 2 मिनट में बनानी है, तो उसका बेस्ट तरीका कुछ और है, आप इस तरीके से बना के देखिए, चीज़ें बहुत अच्छे से बनेंगी, मैगी 2 मिनट में बनकर रेडी हो जाएगी। तो यहाँ आपने क्या बताया, बेस्ट वे, किसी काम को करने का क्या अच्छा तरीका हो सकता है, क्या बेस्ट मेथड हो सकता है। तो बात हो रही है मेथड की, तो भाई मेथड स्टडी कैसे पीछे रह सकता है, तो यहाँ आएगा मेथड स्टडी। आगे न्यूमेरिकल प्लान, मतलब एक ऐसा प्लान जो न्यूमेरिकल है, क्वांटिटेटिव है, जो क्वालिटेटिव नहीं है, क्वांटिटेटिव, इसको मेज़र कर सकते हैं। वो क्या है भाई, बजट। बजट ही तो होता है, जैसे हम डेली बजट बनाते हैं अपना, अपने स्कूल में बजट बनाते हैं भाई कैंटीन का, कि एक कितने रुपए खर्च करें, एक दिन में कितने कर सकते हैं, तो भाई किसमें, नंबर्स में तो लिखते हैं, ऐसे तो नहीं लिखते हैं कि क्वालिटी में लिखते हैं कि गुड बैड, ऐसे नहीं, नंबर्स में। तो नंबर्स की बात होगी तो वहाँ क्या होगा, बजट। शेयरिंग अथॉरिटी बाय सुपीरियर, जहाँ भी एक सुपीरियर जो आपसे ऊपर है, अगर उनके द्वारा किसी अथॉरिटी को शेयर किया गया, आपको दिया नहीं गया पूरी तरीके से, बस शेयर किया गया, जो उसका है उसे आपने शेयर कर लिया, तो उसे क्या बोलते हैं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी। अगर कहीं भी ऐसा वर्ड मेंशन है कि सुपीरियर के थ्रू अथॉरिटी शेयर की गई, तो उसे डिसेंट्रलाइजेशन नहीं, डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी बोलेंगे। कई सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेलीगेशन आएगा या डिसेंट्रलाइजेशन आएगा, तो बच्चों मैं आपको बता देती हूँ, अगर ये लिखा हुआ है कि सुपीरियर के द्वारा अथॉरिटी शेयर की गई, इसका मतलब अथॉरिटी उसी की है। बस जैसे आप अपना लंच शेयर करते हो ना, तो लंच तो आपका ही होता है ना, लेकिन आप शेयर कर लेते हो कि चलो कुछ नहीं, कि स्पेसिफिक डे पर आपने शेयर कर लिया, तो इसको क्या बोलेंगे, डेलीगेट करना। और जब आपने डिस्पर्सल पूरी तरीके से बोलता है कि भाई ये लंच तुम्हारा ही है, मेरा नहीं है, तुम्हारा ही हक है, तो उसे क्या बोलेंगे, डिसेंट्रलाइजेशन। आगे चलते हैं, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ अथॉरिटी एट टॉप लेवल, जहाँ ये बोला जा रहा है कि भाई टॉप लेवल पर जो है सिर्फ उसी के पास अथॉरिटी होगी, एक ही पर्सन के पास, मतलब एक ही सेंटर पॉइंट है, तो क्या आ गया, सेंट्रलाइजेशन। जब भी टॉप लेवल एक ही बंदे के पास अथॉरिटी है, इसका मतलब सेंट्रलाइजेशन। ये वर्ड्स याद कर लीजिए, डिस्पर्सल की बात है तो डिसेंट्रलाइजेशन, शेयरिंग की बात है तो डेलीगेशन। नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप, सोशल नीड, जहाँ भी सोशल नीड को कंसीडर किया जा रहा है, सोशल नेटवर्क या रिलेशनशिप पर काम किया जा रहा है, तो वो कैसा ऑर्गेनाइजेशन होगा, किसकी बात करेंगे, जहाँ सोशल नीड्स को प्रायोरिटी दी जा रही है, ना कि काम को। तो बच्चों यहाँ आएगा इनफॉर्मल, क्योंकि हम जैसे अपने फ्रेंड से कम्युनिकेट करते हैं, आप लोग करते हो, तो भाई ये फॉर्मल नहीं है, इनफॉर्मल। तो यहाँ आ गया इनफॉर्मल स्ट्रक्चर, जहाँ भी सोशल नीड्स या रिलेशनशिप, सोशल नेटवर्क ऐसी बात की जा रही है, तो आएगा इनफॉर्मल। आगे वर्टिकल मूवमेंट ऑफ एम्प्लॉयज़, एक एम्प्लॉय है, वर्टिकल मतलब ऐसे यहाँ काम करता है, यहाँ मतलब ऊंची पोस्ट, हायर पोस्ट, हायर पोस्ट पर दे रहे हैं, या वर्टिकल मतलब ऐसे वर्टिकल मोड आ रहा है, तो वहाँ भाई क्या आएगा, एक एम्प्लॉय जो एक असिस्टेंट की जगह काम करता था, अब उसे भाई मैनेजर पूरी तरीके से बना दिया गया, तो भाई इसे क्या बोलेंगे, प्रमोशन। तो वर्टिकल मूवमेंट मीन्स प्रमोशन, हॉरिजॉन्टल में नहीं आता है प्रमोशन, ठीक है, वर्टिकल जहाँ भी लिखा है वहाँ प्रमोशन आएगा, मतलब आपकी जॉब इनरिच हो गई। आगे देखो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट, भाई हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ध्यान में रखिएगा, वर्टिकल में आप एक पोस्ट से ऊंची पोस्ट पर जाते हैं, मतलब प्रमोशन, हॉरिजॉन्टल में आपकी पोस्ट सेम रहती है, एक जगह से बस दूसरी जगह आ जाते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, ट्रांसफ़र। हॉरिजॉन्टल मीन्स दिस, एक जगह से दूसरी जगह आना, मतलब ट्रांसफ़र हो जाना, बाकी सारी चीज़ें सिमिलर हैं, और जहाँ वर्टिकल बस यूज़ किया गया है वहाँ प्रमोशन। आगे परफॉर्म एट ऑल लेवल, कोई भी चीज़, कोई भी फंक्शन, कोई भी एक्टिविटीज़, जब ये लिखा है ऑल लेवल, ऑल डिपार्टमेंट्स, ऑल वर्कर, इसका मतलब सभी को लेकर चल रही है, मतलब परवेसिव, ऑल की बात हो गई, मतलब परवेसिव, ठीक है। आगे देखो डे टू डे एक्टिविटीज़, डे टू डे एक्टिविटीज़ को क्या बोलेंगे,
किसकी बात हो रही है? जब हम बोल रहे हैं कि डे टू डे एक्टिविटीज़ हैं, ये नहीं, हर दिन होने वाली एक्टिविटीज़, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी स्पेसिफिक डे, किसी स्पेसिफिक ओकेजन पर हो रही है या कुछ अलग है इसीलिए कुछ कर रहे हैं, नहीं, डे टू डे डेली होने वाली चीज़ों को क्या बोलेंगे? ऑपरेशन। जहाँ भी ये वर्ड यूज़ होता है बच्चों, डे टू डे एक्टिविटीज़ मतलब ऑपरेशन की बात हो रही है। नेवर एंडिंग, कभी ख़त्म नहीं होगा, या ऑनगोइंग प्रोसेस, कोई चीज़ जो कभी ख़त्म नहीं हो रही है, ऑनगोइंग है मतलब चलती चली जा रही है, इसका मतलब क्या है? अगर ये वर्ड यूज़ हो रहे हैं तो कौन सा फीचर आएगा? ये ज़्यादातर जो मैनेजमेंट के फंक्शंस होते हैं उसमें आता है कि एक ऐसा प्रोसेस है जो ऑनगोइंग है, ये नेवर एंडिंग है, तो वहाँ ये बात होगी कि जो फंक्शन कंटिन्यूअस है। कंटिन्यूअस मतलब जारी रहता है, कभी ख़त्म नहीं होता है। आगे देखो, अडेप्टेबल अकॉर्डिंग टू नीड ऑफ एनवायरनमेंट। जहाँ भी बच्चों ये वर्ड यूज़ कर दिया ना, एक वर्ड और ऐड कर लेना इसमें, सिचुएशन। अगर कहीं भी ये लिखा है अडेप्टेबल मतलब उसके अनुकूल, या जो आपके एनवायरनमेंट की नीड है आप उसके अनुसार काम कर रहे हैं, या सिचुएशन के हिसाब से काम कर रहे हैं, सिचुएशन जो बदलती है, एनवायरनमेंट जो बदलता है, अडेप्टेबल आप उसके हिसाब से अपनी चीज़ों को अडॉप्ट करते हैं, ये तीनों वर्ड कहीं भी हैं वहाँ आप चीज़ों के लिए स्टैटिक नहीं है, वहाँ आप क्या हैं भाई? डायनेमिक। ये तीन वर्ड बच्चों कहीं भी दिखेंगे, सिचुएशन या अकॉर्डिंग टू नीड या अडेप्टेबल, ये तीनों वर्ड इंडिकेट करते हैं डायनामिक नेचर को, ठीक है। इंटेंजिबल फोर्स, ऐसा कौन सा फोर्स है इंटेंजिबल है? अमूर्त है, मतलब दिखता नहीं है लेकिन फील किया जा सकता है, वो है मैनेजमेंट। ये मैनेजमेंट का एक फीचर था जो आपको पढ़ाया भी गया था। और जहाँ बात हो रही है कि सर्वाइवल, प्रॉफिट, ग्रोथ, प्रॉफिट किसको चाहिए, ग्रोथ किसको चाहिए, सर्वाइवल किसे चाहिए? वो चाहिए ऑर्गेनाइजेशन को। तो ये तीनों चीज़ें बताती हैं ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को। अगर किसी केस स्टडी में ये तीनों चीज़ें मेंशन है या इन तीनों में से किसी एक की भी बात हो रही है तो आप ध्यान रखिएगा वहाँ ऑब्जेक्टिव आएगा ऑर्गेनाइजेशन। आगे देखिए, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, भाई रोज़गार के अवसर निकाल रहे हैं, प्रोडक्ट अच्छा प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो जब क्वालिटी प्रोडक्ट प्रोवाइड की जा रहे हैं और जो सोसाइटी है उसमें एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ जनरेट की जा रही हैं, एनवायरनमेंट को कंसर्न किया जा रहा है, तो आप पूरी तरीके से किसको सोच रहे हैं? अपने को आगे नहीं रख रहे हैं, आप सोसाइटी को सोच रहे हैं कि भाई रोज़गार निकालेंगे, अच्छी क्वालिटी के प्रोडक्ट देंगे, एनवायरनमेंट को कंसीडर करेंगे। तो यहाँ कौन सा ऑब्जेक्टिव आ रहा है? सोशल ऑब्जेक्टिव। आगे देखो, अगर ये बात हो रही है कि कॉमन डायरेक्शन ऑफ अचीविंग गोल, गोल को अचीव करना है, ठीक है, लेकिन जब ये लिख दिया गया कि इन अ वन डायरेक्शन, कॉमन डायरेक्शन मतलब एक ही डायरेक्शन में काम करना है, तो जब एक पर्सन काम करेगा तो भाई सिंपल सी बात है ना, एक ही डायरेक्शन होगी तो कॉमन लिखने की नीड ही नहीं है। लेकिन जब ये लिख दिया कि गोल को अचीव कीजिए कॉमन डायरेक्शन में, मतलब सभी लोग मिलकर एक ही दिशा में जाइए, मतलब कई सारे लोग हैं, तो अगर बात होगी कॉमन डायरेक्शन में बात करने की, गोल को अचीव करने की, तो भाई क्या आएगा? ग्रुप गोल। अब देखो, एक्सपेरिमेंट करना है भाई, या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, जहाँ भी ये बात हो गई एक्सपेरिमेंट, ठीक है, या सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज, या कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन, तो भाई कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन हो, या फिर एक्सपेरिमेंट करना हो। एक्सपेरिमेंट किस में होता है? साइंस में। तो भाई क्या आ जाएगा? मैनेजमेंट एज अ साइंस, और साइंस एक सिस्टमेटिक बॉडी ऑफ नॉलेज है। आगे देखो, जहाँ मुझे क्या करना है? चीज़ें सीख ली हैं लेकिन अब प्रैक्टिस करना है या उनका एप्लीकेशन करना है, क्रिएटिविटी करनी है। क्रिएटिविटी किस में होती है? जहाँ वर्ड यूज़ होगा क्रिएटिविटी या प्रैक्टिस, या जो चीज़ें सीखी हैं उनका एप्लीकेशन करना। आप चीज़ें सीखा है लेकिन उनका एप्लीकेशन कीजिए, एप्लीकेशन करना आना चाहिए। प्रैक्टिस, थ्योरी, जैसे कहते हैं ना, थ्योरी आपने पढ़ ली बच्चों मैनेजमेंट की, लेकिन भाई केस स्टडी के थ्रू उनका एप्लीकेशन करना है, ये भी आना ज़रूरी, तभी तो हम बोलेंगे कि आपको आर्ट आती है। मतलब किसी चीज़ का एप्लीकेशन वर्ड यूज़ हो रहा है या प्रैक्टिस करना, मतलब कहते हैं प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीकेबल किया जा रहा है। ये तीनों चारों वर्ड, क्रिएटिविटी, तो वहाँ बात होगी आर्ट की। आगे देखो, डूइंग द टास्क इन राइट वे, चीज़ को करना, डूइंग द टास्क टाइमली लिखा है तो इफेक्टिव, लेकिन अगर लिखा है डूइंग द टास्क, टास्क को कीजिए लेकिन एक सही तरीके से, तो जब तरीके की बात हो गई तो भाई वहाँ बात आ जाएगी इफ़िशियंसी की, क्योंकि एक चीज़ को सही तरीके से करना। फैमिलराइजिंग न्यू एम्प्लॉयज़ विद दी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी नया एम्प्लॉयज़ आता है उसको फैमिलराइज करना, ये वर्ड यूज़ हो रहा है एक ऑर्गेनाइजेशन के साथ। इसका मतलब क्या है? इंडक्शन एंड ओरिएंटेशन, इंडक्शन और ओरिएंटेशन किया जा रहा होगा यहाँ, और ट्रेनिंग दी जा रही है, मतलब ट्रेनिंग की बात हो रही है। ऑन जॉब या ऑफ जॉब है, ये कैसे पता करेंगे? जब ये लिखा है सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं उनको यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग दी जा रही है। जहाँ वर्ड यूज़ हो गया कि
कि हाईटेक मशीन्स हैं या बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड मशीन्स हैं, उनको यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग देनी है। तो पहली चीज़ ट्रेनिंग की बात तो हो रही है, लेकिन जब हम मशीन्स वगैरह को यूज़ करने के लिए ट्रेनिंग देते हैं तो उसके लिए ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है वेस्टिब्यूल। तो ध्यान में रखना, हाईटेक मशीन्स या सोफिस्टिकेटेड, ये दो वर्ड कहीं भी यूज़ हो रहे हैं तो वहाँ किस तरीके की ट्रेनिंग दी जाएगी, वेस्टिब्यूल। आगे, ट्रेनिंग अंडर मास्टर वर्कर गाइड, मतलब आपके गाइड हैं, उनके अंडर में आप चीज़ें सीख रहे हैं, या आपके ऊपर कहते हैं बहुत ही मास्टर वर्कर हैं जो अपने काम में मास्टर हैं, उसी काम को सीखने के लिए आप उनके पास आए हैं। तो जहाँ मास्टर वर्कर का यूज़ किया जा रहा है या आपसे ऊपर, आपसे कोई अच्छा बंदा जो एक्सपर्ट है या गाइड की बात हो रही है, तो ये तीनों टर्म्स जहाँ भी बच्चों आएंगे समझ जाना अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग की बात हो रही है, क्योंकि उनके अंडर में रहकर आप चीज़ें सीखते हैं। और एक चीज़ और, साइकोलॉजी, हमारी साइकोलॉजी की बात है, मेंटलिटी की नहीं, साइकोलॉजी की। और स्टिमुलेशन, ये दो वर्ड आ गए ना कि स्टिमुलेशन करना, स्टिमुलेट करना, उत्तेजित, या साइकोलॉजिकली प्रोसेस। साइकोलॉजिकल क्या होता है, मोटिवेशन, स्टिमुलेशन मतलब मोटिवेशन। मोटिवेशन को पता करना है कॉन्सेप्ट को, तो दो वर्ड देख लीजिए, एक आता है स्टिमुलेशन, जहाँ भी स्टिमुलेटिंग वर्ड यूज़ किया गया है मतलब उत्तेजित करना, और मोटिवेशन क्या होती है, साइकोलॉजिकल होती है। तो साइकोलॉजिकल, ये दो वर्ड आएंगे तो वहाँ हम क्या लिखेंगे, मोटिवेशन। आगे, इन्फ्लुएंस अदर, कंट्रोलिंग अदर्स नहीं, इन्फ्लुएंस करना, परसुएसिव बिहेवियर, जहाँ भी परसुएसिव बिहेवियर की बात होगी या इन्फ्लुएंस करने की बात होगी या इंटरपर्सनल रिलेशन स्टैब्लिश करने की बात होगी, तो बच्चों वहाँ डायरेक्ट लिख देना बिना सोचे समझे, इन्फ्लुएंस इंटरपर्सनल मतलब लीडरशिप, जो एक मेंटर काम करता है। ओवरसी, ओवरसी किससे मिलकर बना है, सुपरविजन। ओवर मीन सुपर एंड विजन मीन सीइंग, तो ओवरसीइंग वर्ड यूज़ हो गया, मतलब बात हो गई सुपरविजन की। आगे देखो, कोड ऑफ कंडक्ट, किसी क्या बिहेवियर होना चाहिए। रेस्ट्रिक्टेड एंट्री, जहाँ लिखा गया है कि भाई एंट्री का रेस्ट्रिक्शंस हैं, कुछ चीज़ें फुलफिल करनी पड़ेंगी, या प्रोफेशनल एसोसिएशन है। तो ये तीनों वर्ड कहीं भी लिखा है कि क्या कोड ऑफ कंडक्ट होगा, प्रोफेशनल एसोसिएशन या एंट्री रेस्ट्रिक्टेड है, तो भाई वहाँ क्या बात हो रही है, मैनेजमेंट एज अ प्रोफेशन। आगे, जहाँ भी ये लिखा है CEO या GM जनरल मैनेजर या MD या फिर पॉलिसी बनाने वाले जो पॉलिसी को फ्रेम करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन की वेलफेयर के लिए सोचते हैं, ये नहीं कि मेरे लिए या अपने लिए या बाकी सबके लिए, नहीं, ऑर्गेनाइजेशन, पूरी ऑर्गेनाइजेशन को लेकर चलना है। CEO हैं, MD हैं, या वर्ड यूज़ हो रहा है पॉलिसी बनाई जा रही हैं, तो भाई सिंपल सी बात है, यहाँ बात हो रही है टॉप लेवल मैनेजमेंट की, क्योंकि CEO, GM, MD लिख दे रही हूँ, MD और GM मीन्स जनरल मैनेजर, ये दोनों तीनों जो होते हैं पॉलिसी बनती हैं, ये सारी बात आती हैं टॉप लेवल मैनेजमेंट में। डिपार्टमेंटल हेड, हर डिपार्टमेंट का हेड है, या ब्रांच मैनेजर है, या प्रोडक्शन मैनेजर है, प्रोडक्शन हुआ, ठीक है, मार्केटिंग हुआ, सेल्स मैनेजर हैं, या ब्रांच के मैनेजर हैं, ये क्या होते हैं, मिडिल लेवल मैनेजमेंट पे काम करते हैं। बच्चों जहाँ भी ये वर्ड यूज़ होंगे तो समझ जाइएगा मिडिल लेवल मैनेजर की बात है। और जहाँ सुपरवाइज़र हैं या जो वर्कर से कनेक्टिंग की बात हो रही है कि एक ऐसे लेवल पर काम किया जा रहा है जहाँ वर्कर्स के साथ कनेक्शन अच्छा है, और फोरमैनशिप की बात हो रही है, तो जो फोरमैन होते हैं या सुपरवाइज़र होते हैं या जो वर्कर से डायरेक्टली कनेक्ट होते हैं वो कौन होते हैं, लोअर लेवल मैनेजमेंट पे काम करने वाले। ये कुछ की पॉइंट्स हैं, फोरमैन, सुपरवाइज़र और डायरेक्टली वर्कर से कनेक्ट होना, ये होता है लोअर लेवल मैनेजमेंट में। और प्रिंसिपल का एप्लीकेशन करना, सिचुएशन टू सिचुएशन चीज़ें अलग होना, मतलब जैसी स्थिति उस हिसाब से प्रिंसिपल को एप्लीकेबल करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, जैसी सिचुएशन वैसा बिहेवियर। तो जब बात होगी ना, जहाँ भी ये समझ में आ गया है सिचुएशन, बिना ज़्यादा दिमाग पर जोर डाले लिख देना कंटिंजेंट, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन जब चीज़ें बदलती हैं तो वहाँ सिर्फ एक ही वर्ड यूज़ होता है, कंटिंजेंट। आगे देखिए, एफर्ट्स डायरेक्टेड टूवर्ड्स वन गोल वन डायरेक्शन, भाई एक ही डायरेक्शन होगा, एक ही गोल होगा, इसकी तरफ ही एफर्ट्स करते रहो, मतलब डायरेक्शन की बात हो रही है वो भी एक ही की, मतलब यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। फॉलोइंग लाइन ऑफ अथॉरिटी, अथॉरिटी की जो लाइन है 1 2 3 4 ऐसे फॉलो करो, 1 2 3 4, तो भाई लाइन है पूरी, इसको फॉलो करना पड़ेगा, मतलब चेन ऑफ
कमांड या स्केलर चेन। इंसेंटिव प्रोवाइड करना, इंसेंटिव किसका पार्ट है? मोटिवेशन का, क्योंकि मोटिवेशन किससे आती है? इंसेंटिव से। जब आप बात कर रहे हो गाइड करने की, इंस्पायर करने की, इंस्ट्रक्ट करने की, जहाँ आपको इंस्ट्रक्शंस दिए जाते हैं, गाइड किया जाता है, तो भाई वो किस फंक्शन का पार्ट है? डायरेक्टिंग का। आगे देखो, वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का इंटीग्रेशन। अगर किसी भी केस स्टडी में ये वर्ड यूज़ कर दिया ना कि वर्कर और मैनेजमेंट दोनों का इंटीग्रेशन, मतलब दोनों को एक ही जोड़कर चलना है, तो वहाँ बात किसकी हो रही है? मतलब दोनों का आपस में कन्फ्लिक्ट नहीं होगा, हारमनी की। मतलब हारमनी नॉट डिस्कॉर्ड, डिस्कॉर्ड नहीं, हारमनी। ठीक है, अब देखो यहाँ आगे, यहाँ देख लेते हैं, अब क्लियर होगा। स्पेशलाइजेशन, अगर लिखा है कि स्पेशलाइजेशन है या डिवीज़न ऑफ वर्क है या सिमिलर नेचर ऑफ वर्क है, अगर किसी भी ड्यूटी को सिमिलर नेचर पर, स्पेशलाइजेशन पर, डिवीज़न ऑफ वर्क पर ये आ गया, तो वहाँ समझ जाना किसकी बात हो रही है? फंक्शनल स्ट्रक्चर की। फंक्शनल स्ट्रक्चर में हम काम के बेसिस पर डिवाइड करते हैं, तो वो स्पेशलाइजेशन अगर लिखा है या डिवीज़न ऑफ वर्क या सिमिलर नेचर ऑफ वर्क, ये तीनों जहाँ भी मेंशन है वहाँ लिख दीजिएगा फंक्शनल स्ट्रक्चर। आगे देखिए, रेस्ट इंटरवल, भाई रेस्ट चाहिए और क्या फ्रिक्वेंसी होगी इंटरवल्स की, कितनी बार उस टाइम को लिया जाएगा। जहाँ भी इंटरवल, रेस्ट या फ्रिक्वेंसी की बात हो रही है वहाँ हो रही है फटिग स्टडी की बात, क्योंकि फटिग स्टडी में ही भाई हम रेस्ट लेते हैं, और कितनी फ्रिक्वेंसी है, कितने टाइम्स आप इंटरवल मतलब उसको ले रहे हैं रेस्ट को, ये सारी चीज़ें मेंशन करनी होती हैं। आगे देखो, स्टैंडर्ड टाइम, किसी काम को करने में कितना टाइम लगना चाहिए, इसकी स्टडी किस में की जाएगी? टाइम स्टडी में। तो जहाँ भी स्टैंडर्ड टाइम है मतलब टाइम स्टडी। आगे देखो, कुछ और रह गए हैं बच्चों, बहुत हेल्पफुल होंगे आपके लिए कीवर्ड्स, बस आप इसको समझ लो, रटना नहीं है, समझ लो कि अगर ये की पॉइंट्स नज़र आए तो कौन सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, मूवमेंट, प्रोडक्टिव एंड नॉन प्रोडक्टिव मूवमेंट। भाई मूवमेंट करना, क्या मूवमेंट है? प्रोडक्टिव है, नॉन प्रोडक्टिव है, इन सारी चीज़ों का डिफरेंशिएशन किस में आता है? मोशन स्टडी में। तो भाई मूवमेंट की बात होगी तो मूवमेंट अगर कहीं भी लिखा है तो मतलब मोशन की बात हो रही है। आगे, चेंज आउटलुक ऑफ मैनेजमेंट एंड वर्कर, जो वर्कर है और मैनेजमेंट है उनका माइंडसेट चेंज होना चाहिए। अगर ये लिखा है यहाँ आउटलुक की जगह अगर माइंडसेट भी लिखा है ना, या आउटलुक लिखा है, तो समझ जाना, और वो भी मैनेजमेंट और वर्कर के बीच में, इसका मतलब किसकी बात होगी? मेंटल रिवॉल्यूशन की। क्योंकि मेंटल रिवॉल्यूशन में बोला जाता है कि जो वर्कर्स हैं और मैनेजमेंट है उनका आपस में माइंडसेट एक दूसरे से बदलना चाहिए, जो उनकी सोच है। तो अगर चेंज करना है आउटलुक या माइंडसेट, तो माइंडसेट बदलना है मतलब मेंटल रिवॉल्यूशन, माइंड से रिलेटेड। आगे देखो, बिजनेस एनवायरनमेंट को भाई समझना बहुत मुश्किल है, जब डिफ़िकल्ट वर्ड यूज़ कर लिया, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, ये वर्ड कहीं भी लिखा है सिर्फ इससे मतलब नहीं, अगर मान लो ये भी नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, यहाँ तक लिखा है, और जहाँ भी ये वर्ड यूज़ हो गया ना, डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड, समझना मुश्किल है, मतलब कॉम्प्लेक्स, तो वहाँ आप लिख देना कॉम्प्लेक्स। इंस्पायर करना, गाइड करना, मतलब डायरेक्टिंग। टैक्स, इंटरेस्ट रेट, इनकम, जीडीपी, पर कैपिटा, इन्फ्लेशन, ये सारे चीज़ें हैं जिनको इकोनॉमिक टर्म्स में मेज़र किया जा सकता है। अगर ये लिखी हैं टैक्स, इंटरेस्ट रेट, इनकम, जीडीपी, तो भाई बात हो रही है इकोनॉमिक एनवायरनमेंट की, इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। आगे देखो, जहाँ बात हो रही है ट्रेडिशंस की, कस्टम की, ओकेज़न की, ओकेज़न लिखा है, फैशन लिखा है कि ये फैशन चल रहा है, ये फेस्टिवल आने वाला है, दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस, कुछ भी। कस्टम की बात हो रही है कि भाई ये कल्चर है, ये कल्चर है, कल्चर को बताया जा रहा है, या वुमेन एम्पावरमेंट की बात हो रही है, तो ये चीज़ें कहीं भी दिखी ना, डायरेक्टली समझ जाए ना सोशल एनवायरनमेंट है। आगे, गवर्नमेंट इलेक्ट की गई, नई गवर्नमेंट आई है, या पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, या पॉलिटिकली इंस्टेबिलिटी है, नई पार्टी आना, नई गवर्नमेंट आना, इंस्टेबिलिटी है, पॉलिटिकल रिलेशन है, तो जहाँ भी पॉलिटिक्स से रिलेटेड बात है मतलब पॉलिटिकल गवर्नमेंट। ठीक है, आगे देखो, किसी चीज़ को बैन कर दिया गया, नया एक्ट आ गया, नया लॉ आ गया, लेजिस्लेशन, या गवर्नमेंट के ऑर्डर आ गए, कोई भी ऑर्डर आए, कोई लेजिस्लेशन आए, नया लॉ आए, इसका मतलब बात किसकी हो रही है? लॉ की, लीगल एनवायरनमेंट, मतलब उन लॉज के थ्रू आप पता कर रहे हैं कि विच इज़ लीगल एंड विच इज़ नॉट लीगल। ठीक है, तो वहाँ आएगा लीगल एनवायरनमेंट। आगे ये देखो, इनोवेटिव, अगर कहीं लिखा है कुछ इनोवेटिव है या नया मेथड है या कुछ टेक्निकल एडवांस्ड है, टेक्निकली कुछ चीज़ें नई लाई गई हैं, तो अगर ये तीन वर्ड कहीं भी हैं कि टेक्निकल एडवांस, इनोवेटिव या न्यू मेथड,
तो भाई सिंपल है, टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट की बात हो रही है, ठीक है। फोरकास्टिंग, चीज़ों को फोरकास्ट करना, फॉरवर्ड लुकिंग, आगे मेंटल एक्सरसाइज प्राइमरी। अगर कहीं भी ये लिखा गया है कि आप चीज़ों को फोरकास्ट करते हैं, जो चीज़ अभी हुई नहीं है उसको फोरकास्ट करना, या फॉरवर्ड लुकिंग है, फ्यूचर के लिए सोचती है, मेंटल एक्सरसाइज है, भाई दिमाग लगाना पड़ता है, और प्राइमरी है, सबसे पहले आती है वो कौन सा फंक्शन है, प्लानिंग। प्राइमरी सबसे पहले, मेंटल एक्सरसाइज, भाई प्लानिंग किससे करते हो, आप अपने लिए प्लान कर रहे हो कि क्लास 12th में मैं एग्जाम में बोर्ड में अच्छा खासा स्कोर करूं, तो उसके लिए प्लानिंग तो करनी पड़ेगी ना, और प्लानिंग में दिमाग लगाना पड़ेगा, तो मेंटल एक्सरसाइज। और फ्यूचर के लिए तो प्लानिंग करते हैं, और फिर लास्ट है फोरकास्ट करना, प्रिडिक्ट करते हैं। वन टाइम यूज़, एक ऐसा प्लान जिसमें अगर लिखा हुआ है वन टाइम यूज़ है, भाई एक ही बार, मतलब सिंगल, तो सिंगल यूज़ प्लान। और लिखा है यूज़ फॉर मैनी ईयर्स, कहीं सालों तक हम यूज़ कर सकते हैं, एक ही बार नहीं, तो मतलब सिंगल तो नहीं है, कहीं सालों तक मतलब स्टैंडिंग प्लान। अगर कहीं भी प्लान की बात हो रही है और ये बोला गया है यूज्ड फॉर मैनी ईयर्स, तो आप समझ जाइएगा स्टैंडिंग प्लान। स्पेसिफिक स्टेटमेंट, कई सारे प्लान्स आपको बताए गए। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स स्ट्रैटेजी, ठीक है। न्यूमेरिकल मतलब बजट। स्पेसिफिक स्टेटमेंट लिखा है कि स्पेसिफिक स्टेटमेंट तैयार किया गया मतलब रूल्स। आगे देखो, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेज बाय सुपीरियर। अगर कहीं भी ये लिखा गया है बच्चों कि कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट हैं जो सुपीरियर के द्वारा मैनेज किए जा रहे हैं, मतलब नंबर ऑफ मैनेज सबऑर्डिनेट मतलब नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेज बाय सुपीरियर, सुपीरियर के द्वारा कितने नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट मैनेज किए जाते हैं, वो आता है स्पैन ऑफ मैनेजमेंट में, क्योंकि इसी से हमें पता चलता है कि कितने एक सुपीरियर के द्वारा सबऑर्डिनेट मैनेज किए जा रहे हैं। तो अगर ये वर्ड कहीं भी है तो स्पैन की बात हो रही है। आगे, फ्रेमवर्क विद इन विच टास्क आर परफॉर्म, एक फ्रेमवर्क की बात है, मतलब एक ढांचा, एक स्ट्रक्चर, ये तो पता चल गया, लेकिन जिसके अंदर टास्क परफॉर्म किए जाते हैं। तो भाई जब टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं वो भी एक फ्रेमवर्क के अंडर में, मतलब किसकी बात होगी, फ्रेमवर्क मतलब स्ट्रक्चर, और टास्क परफॉर्म किए जा रहे हैं गोल अचीव करने के लिए, मतलब ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। अगर कोई भी स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है बच्चों की फंक्शनल है, डिविजनल है, तो पहले यही पता कर लो कि स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर की बात होगी, तो फ्रेमवर्क वर्ड ज़रूर यूज़ किया गया होगा। आगे देखो, डिवीज़न ऑफ वर्क एज पर प्रोडक्ट एंड डाइवर्सिफिकेशन, जब भी हमने बोला कि हमने काम को डिवाइड किया है लेकिन प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट के हिसाब से, याद रखना यहाँ प्रोजेक्ट भी हो सकता है वर्ड और प्रोडक्ट भी हो सकता है, लेकिन आपने डिवाइड किया गया या डाइवर्सिफाई कर लिया, ठीक है, तो सिंपल है। डाइवर्सिफिकेशन मतलब नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स को ऐड करना कई सारे, और जब काम को प्रोडक्ट के हिसाब से बांटे मतलब कई सारे प्रोडक्ट ऑलरेडी हैं, तो भाई जब कई सारे प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट चल रहे होंगे तो सिंपल है डिवीजन स्ट्रक्चर की बात हो रही है। आगे देखो भाई, काफ़ी ज़्यादा सिस्टमेटिक है, स्केलर चेन है, अथॉरिटी को फॉलो करना पड़ता है, ऑफिशियल है, काम पर ही फोकस है। तो ऐसा कौन सा स्ट्रक्चर है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन है, फॉर्मल, जहाँ भी सिस्टम, स्केलर चेन, ऑफिशियल, वर्क ओरिएंटेड, ये सारी वर्ड्स यूज़ होंगे, मतलब फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। हायरिंग मतलब हायर करना, या रिक्रूटमेंट है, या जॉब प्रोवाइड करना, तो भाई सिंपल सी बात है स्टाफिंग की बात हो रही है। सर्च करना, प्रोस्पेक्टिव कैंडिडेट को जो अभी मिला नहीं है आप उसको सर्च कर रहे हो। और एप्लीकेशन इनवाइट करना, ये किस में होता है, जहाँ आप एप्लीकेशन इनवाइट करते हैं और कैंडिडेट को सर्च करते हैं, तो वो भाई स्टाफिंग में नहीं होता, वो होता है रिक्रूटमेंट में, जहाँ भी वर्ड आ गया सर्च और कैंडिडेट, ये दोनों वर्ड आ गए, और एप्लीकेशन किस में ली जाती है, रिक्रूटमेंट में, तो ये आएगा। कैंडिडेट को भाई चूज़ कर लिया, पहले मिला नहीं लेकिन अब सिलेक्ट कर लिया, और पॉजिटिव प्रोसेस है। अगर बात हो रही है सिलेक्ट करने की या चूज़ करने की, तो भाई क्या है, सिलेक्शन, जिसमें हम फंक्शन को एग्जीक्यूट कर रहे हैं और इनिशिएट कर रहे हैं एक्शन को। अगर किसी भी मैनेजमेंट के फंक्शन को पता करना है और उसमें अगर ये लिखा है कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम एग्जीक्यूट करते हैं या एक्शंस को इनिशिएट करते हैं, तो एक्शन को इनिशिएट करना और एग्जीक्यूट करना, ये दोनों ही काम स्टार्ट होते हैं डायरेक्टिंग से, ठीक है। आगे देखो, गिविंग शेयर एट लोअर देन मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस से बिलो अगर आप शेयर प्रोवाइड करते हैं एम्प्लॉयज़ को, इसका मतलब कौन सा ऑप्शन आएगा, को पार्टनरशिप या एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन, इसको बोलते हैं। जब मार्केट प्राइस से बात होगी उससे कम पर भाई हमने शेयर दे दिया, मतलब एम्प्लॉय को एक स्टॉक ऑप्शन दिया
या फिर को पार्टनरशिप। ठीक है, ये आएगा क्योंकि शेयर मतलब जो शेयर लेता है वो ओनर होता है, और आपने उसमें हिस्सेदारी दी मतलब को पार्टनरशिप, साझेदारी की। आगे अगर बात हो रही है कि टास्क जो असाइन किया गया वो बहुत ही ज़्यादा चैलेंजिंग था, या जॉब में एडवांसमेंट कर दिया गया, कहीं जॉब को एडवांस कर दिया, या उसमें वैरायटी ऑफ कंटेंट को ऐड कर दिया गया, पहले इतनी चीज़ें नहीं थी, अब टास्क बढ़ाते जा रहे हैं, मतलब जॉब को कॉम्प्लिकेटेड या चैलेंजिंग बना रहे हैं। तो जहाँ भी चैलेंजिंग, एडवांसमेंट या वैरायटी ऑफ कंटेंट इन जॉब की बात होगी तो भाई वहाँ आ रहा है जॉब एनरिचमेंट। अब चलते हैं अपनी लास्ट स्लाइड पर, जो है बच्चों ये कॉन्ग्रेचुलेट करना, रिवॉर्ड देना या अवार्ड देना। अवार्ड दिया, पैसे तो नहीं दिए, रिवॉर्ड दिया, इसमें भी पैसे नहीं दिए, कॉन्ग्रेचुलेट किया, एप्रिशिएशन किया। तो तीनों ही चीज़ों में भाई बात हो रही है एक पैसे नहीं, नॉन मॉनेटरी की। तो नॉन मॉनेटरी तो है, ये तो पता चल गया, लेकिन जब ये तीनों चीज़ें आएंगी कि कॉन्ग्रेचुलेटिंग दी एम्प्लॉयज़, रिवॉर्डिंग दी एम्प्लॉयज़, अवार्डिंग दी एम्प्लॉयज़, तो बात होगी एम्प्लॉय को रिकॉग्नाइज करने की। तो एम्प्लॉय रिकॉग्नाइजेशन आता है। ठीक है, नो सजेशन टेकन फ्रॉम फॉलोवर प्लेसिंग ऑर्डर। जब सिर्फ आप ये जानते हैं मेरा ऑर्डर फुलफ़िल करो, या मैं कोई सजेशन नहीं लेता, इसका मतलब ऑटोक्रेटिक लीडर की बात होगी, ऑटोक्रेटिक। और जब आप सजेशन ले रहे हैं एम्प्लॉयज़ से, उनके साथ कंसल्ट करें, अगर ये वर्ड यूज़ हो रहा है कि सजेशन लिए गए या कंसल्ट किया गया, मतलब उसमें लीडर भी अवेलेबल है और फॉलोवर भी, ये दोनों अवेलेबल हैं, डेमोक्रेटिक। ठीक, और इसमें बोल देगा भी फ्रीडम दे दी गई, अब एम्प्लॉयज़ का जो मन आए वो करें। तो फ्रीडम किस में मिलती है? फ्री रेन लीडरशिप में। तो ये वर्ड आ गया फ्रीडम या डिसीजन मेकिंग बाय सबऑर्डिनेट के द्वारा लिया गया, तो फ्री रेन। आगे स्टैंडर्ड सेट करना, कंपैरिजन करना, टारगेट करना, मेज़र करना, डेविएशन करना, ये सारी चीज़ें कंट्रोलिंग की हैं। की रिजल्ट एरिया या क्रिटिकल, अगर ये बोला जा रहा है जस्ट फोकस ऑन द क्रिटिकल पॉइंट्स या की रिजल्ट एरिया, ये दो वर्ड यूज़ किए जा रहे हैं, मतलब क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल की बात हो रही है। और अगर ये लिखा है ट्राई टू कंट्रोल एवरीथिंग, अगर आप सब कुछ कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे तो आप कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। ये वर्ड बच्चों मैंने केस स्टडी सीरीज़ जो आपको कल पढ़ाई थी उसमें भी बोला था कि अगर आप सब कुछ कंट्रोल करेंगे तो आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो ये प्रिंसिपल में बोला जाता है मैनेजमेंट बाई एक्सेप्शन। कहीं भी ये लाइन लिखी हुई है तो समझ जाइए इसी की बात की जा रही है। आगे एंड रिजल्ट गोल, मेरा गोल मुझे अचीव करना है, एंड रिजल्ट क्या होगा उसको अचीव करना है, मतलब ऑब्जेक्टिव की बात हो रही है। कोलैबोरेशन बिटवीन इंस्टीट्यूट एंड कंपनी, जब कंपनी और जिस इंस्टीट्यूट में आप पढ़ते हैं उनके बीच में कोलैबोरेट कर दिया जाता है तो उसमें आता है इंटर्नशिप। तो बच्चों ये थे कुछ 80 कीवर्ड्स जो आपकी डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा मदद करने वाले हैं एग्जाम में, कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई करने में, केस स्टडी को सॉल्व करने में। जहाँ भी ये कीवर्ड्स नज़र आए समझ जाइएगा कौन सा कॉन्सेप्ट आपको लगाना है, रटना नहीं है, इनको समझना है कि कहाँ कौन सा वर्ड होगा और कौन सा कॉन्सेप्ट उससे रिलेट करता है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपकी ये क्लास और ये सेशन आपके लिए मददगार साबित हो। ऐसे ही कुछ और एक्साइटेड और हेल्पफुल सेशंस को ज्वाइन करने के लिए स्टे ट्यून विद अस, और हमारे चैनल पर आना ना भूलिए। वेल लर्निंग नेवर स्टॉप। हमारे चैनल से रिलेटेड अपडेट्स लेने के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।